Hello students, the topic which we are going to discuss in today's presentation is correlation. कोरिलेशन के अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फ्रांसिस गाल्टन ने और कार्ल पियर्सन ने इनिशियली इसके ऊपर काम किया था और इसका मैथमेटिकल बेसिस तैयार किया था। फ्रांसिस गैल्टन अपनी रिसर्च में वेट और हाइट के एट्रीब्यूट्स पे काम कर रहे थे और उसी कार्य के दौरान उन्होंने ये पाया कि वेट और हाइट आपस में रिलेटेड हैं। फर्दर जब उन्होंने और डीप स्टडीज करी तो मैथमेटिकली ये जो रिलेशनशिप थी इसको इन्होंने कोरिलेशन नाम से बताया कि ये कोरिलेशन कहलाता है, या ये कहें तो ये टर्म कोरिलेशन तब से शुरू हुआ। आज हम जब कोरिलेशन की बात करते हैं तो रिसर्च में या हमारी किसी भी तरीके की स्टडीज में हम कोरिलेशन शब्द का उपयोग किसी भी दो वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, हाइट और वेट के बीच में रिलेशनशिप, इंटेलिजेंस और एकेडमिक स्कोर्स के बीच में रिलेशनशिप एंड सो ऑन। जब भी हम कभी किसी दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं रिसर्च के लिए या रिसर्च के दौरान, तो हम अगर पाते हैं कि किसी दो इवेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के बीच में या वेरिएबल्स के बीच में किसी तरीके की रिलेशनशिप है, तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो होती है उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में उसे कोरिलेशन, और क्वांटिटेटिवली हम उसको मात्रात्मक रूप में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से शो करते हैं, दर्शाते हैं। जब भी कभी हम किसी कोरिलेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ तीन सवाल हमारे सामने आते हैं, या वो टेक्निक जो है वो हमें तीन सवालों का उत्तर देती है। पहला कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और सेट्स ऑफ डेटा, यानी हमने दो चरों के आंकड़ों को जब अध्ययन में लाया हमने, तो हम सबसे पहला सवाल जो हमें कोरिलेशन से मिलता है वो ये कि दोनों चरों के जो आंकड़े हैं, जो डेटा सेट्स हैं, उनके मध्य कोई रिलेशनशिप है अथवा नहीं। अगर इसका उत्तर हाँ में आता है, यानी जो स्टैटिस्टिकली अगर हम निकालते हैं, तो अगर यस आता है आंसर, तो दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर कोरिलेशनल टेक्निक्स हमें देती हैं वो ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप से मतलब ये होता है कि वो जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव साइड का है या नेगेटिव साइड का है। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन ये होता है, या जिसका उत्तर हमें मिलता है वो होता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप, यानी जो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में हमें जो कोरिलेशन प्राप्त हो रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है। अभी जो हमने पिछली स्लाइड में बात करी कि कोरिलेशन पॉजिटिव साइड का है या नेगेटिव साइड का है, इसका उत्तर हमें कोरिलेशन की टेक्निक को यूज करने के बाद पता चलता है। तो क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें तो हम कोरिलेशन को तीन टाइप्स में बांट सकते हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। सबसे पहले हम जीरो कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। जीरो कोरिलेशन का मतलब यह है कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं, यानी अगर हम किसी एक वेरिएबल यानी x मान लेते हैं उसे, उसमें कुछ बढ़ाते हैं या घटाते हैं डेटा को, तो y की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर वैल्यू ऑफ x बढ़ रही है या घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ेगी भी नहीं और घटेगी भी नहीं, या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम जीरो कोरिलेशन कहते हैं, यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़ना। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन की। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज को बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी अपने आप बढ़ें तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए कोई एक हमारे पास वेरिएबल है एक्स, उसकी अगर हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वाई जो दूसरा वेरिएबल है जो कि कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है एक्स से, तो उसकी वैल्यू भी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसको अगर हम वैल्यूज में बात करें तो 0 से लेके +1 तक इसकी रेंज होती है। इसी का ठीक उल्टा या रिवर्स होता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जो होता है उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है उस वेरिएबल से, उसकी वैल्यू घटती है। यानी x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू घटने लगेगी, तो तब हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे x और y के बीच में। इसकी रेंज 0 से लेके -1 तक होती है। ये नीचे इसको दर्शाया हुआ है मैंने। ये एक
लाइन है, नंबर लाइन, उसके थ्रू इसको समझाया हुआ है। बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, सॉरी बीच में जीरो कोरिलेशन है, यानी किसी भी तरीके का सहसंबंध दोनों वेरिएबल्स में नहीं होना। राइट साइड में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन से मतलब एग्जैक्ट +1 की वैल्यू और पॉजिटिव साइड में। और लेफ्ट में हम देख रहे हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन यानी -1। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन को हम दो अलग अलग और टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है लीनियर कोरिलेशन और दूसरा है नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन। पहले वाले केस में यानी लीनियर कोरिलेशन में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कोरिलेशन को दिखा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि किसी एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल लीनियर तरीके से बढ़ता या घटता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, किसी भी तरीके का कोई कर्व या मुड़ाव हमें नहीं मिलता है। इसी के ठीक ऑपोजिट नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कोरिलेशन जब होता है तो इसमें एक वेरिएबल की वैल्यूज को बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज पहले बढ़ती चली जाएंगी और उसके बाद में फिर एक लिमिट तक पहुंचने के बाद में फिर घटती चली जाएंगी। तो एक कर्व हमें मिलेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल की वैल्यूज को बढ़ाने पे हमारी पहले वैल्यूज घटें किसी वेरिएबल की और फिर बढ़ने लगे, तो वो उल्टा यू बनेगा। दोनों ही केस में कर्व आएगा तो वो कर्वी लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। अब हम उन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं जिसके जरिए कोरिलेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो एक तरीका है पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। इसको हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। इसको कार्ल पियर्सन ने सबसे पहले डेवलप किया था इस टेक्निक को, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। It is the intensity or degree of linear correlation which is represented quantitatively by the coefficient of correlation. ये एक ऐसा नंबर होता है जो ये बताता है हमें कि कोई भी दो चीजें या दो वेरिएबल्स कितने एक्सटेंट तक एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। इसकी वैल्यू -1 से लेके +1 तक जाती है। जो अभी नंबर लाइन हमने पहले देखी थी वो नंबर लाइन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की थी। अगर हम -1 की बात करते हैं तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है किसी भी दो वेरिएबल्स के मध्य, और अगर हम +1 पे चले जाते हैं तो दैट इज द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये एक सामने आपकी टेबल है जिसमें अभी हमने परफेक्ट कोरिलेशन यानी 1 की वैल्यू को इंटरप्रेट किया कि अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इन दोनों के बीच में जो और वैल्यूज हैं उनका इंटरप्रिटेशन है। तो 0.80 से 0.99 पे हम वेरी हाई कोरिलेशन कहते हैं, 0.60 से 0.79 तक हम हाई कोरिलेशन कहते हैं, 0.40 से 0.59 मॉडरेट कोरिलेशन, 0.20 से 0.39 लो कोरिलेशन, 0.01 से 0.19 वेरी लो या फिर नेग्लिजिबल कोरिलेशन, और जीरो कोरिलेशन अगर वैल्यू जीरो आती है तो। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू निकल के आती है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल के आता है +0.65। तो इसको हमें पहले 0.65 को ढूंढना होगा टेबल में ऊपर। तो 0.60 और 0.79 के बीच में 0.65 आता है तो वो हाई कोरिलेशन है, लेकिन प्लस का साइन लगाया है तो ये पॉजिटिव हाई कोरिलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से +0.89 को अगर हम टेबल में ढूंढते हैं तो वो हमें वेरी हाई कोरिलेशन में मिलता है, और चूंकि पॉजिटिव साइन लगा है तो ये पॉजिटिव वेरी हाई कोरिलेशन हो जाएगा। इसी के ठीक उल्टे अगर 0.89 नेगेटिव में हो तो वो नेगेटिव वेरी हाई कोरिलेशन हो जाएगा, और अगर हम +1 की बात करें तो वो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा। ये जो कोरिलेशन की वैल्यूज हैं इनको हम स्कैटर प्लॉट यानी कि ग्राफ पेपर पे भी उन वैल्यूज को जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते चले जाएंगे तो हमें ये जो हमने टेबल अभी पिछली स्लाइड में देखी थी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। तो जैसे सबसे पहले है हमारे पास हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, तो उसमें कुछ इस तरीके से प्लॉट हमारे बिखरे हुए होंगे। लो पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है
जिसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये जो प्लॉट्स हैं वो थोड़े बिखर गए हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम है। हाई नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें देखेंगे कि आप ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है, वैल्यूज नेगेटिव है, लेकिन बिखराव बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे भी दूसरा लो नेगेटिव कोरिलेशन में ऊपर से नीचे वैल्यूज घटती चली आ रही हैं, लेकिन ये देखेंगे कि बिखराव ज्यादा है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में स्ट्रेट लाइन है जो कि डिक्रीजिंग ऊपर से नीचे आ रही है, और नो कोरिलेशन में हमारी वैल्यूज जो है वो बिखरी हुई होंगी, किसी भी तरीके का कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा होगा। एक और तरीका है जिससे हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं, विच इज नोन एज दी स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, और इसका हम कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन को भी सीखेंगे। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन एक सबसे सिंपल तरीका है कोरिलेशन को कंप्यूट करने का, और इसको हम स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको स्पीयरमैन ने दिया था। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसको हम रो, RHO, रो से डिनोट करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन डेटा आर अवेलेबल ओनली इन दी ऑर्डिनल फॉर्म, यानी रैंक की फॉर्म में अगर हमारे पास डेटा होता है, कोई भी ऐसा डेटा जिसको हम घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं, वो रैंक्ड डेटा कहलाता है। और अगर हमारे पास 30 से कम ऑब्जर्वेशंस हो, तब हम इस कोरिलेशन को, टेक्निक को यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। इसमें n होता है टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड रैंक्स। पेयर्ड रैंक से मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल की जो हमारे पास रैंक है, और दूसरे वेरिएबल की जो रैंक है, उन दोनों को मिला के हम एक काउंट करते हैं। वो एक पेयर होता है और हम उसको एक काउंट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड रैंक n। t होता है वो डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड रैंक। अभी हम कैलकुलेशन में देखेंगे कि ये डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। और d स्क्वायर होता है वो, या ये कहें कि सिग्मा डी स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है स्क्वायर्ड डिफरेंसेस बिटवीन रैंक, यानी हमने पहले डिफरेंस निकाली हर पेयर की रैंक की, और उसके बाद उनको स्क्वायर किया और फिर उन सारे को जोड़ लिया, तो सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिलता है। दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हम देख रहे हैं कि दो जजेस हैं, जॉन और पॉल। इन्होंने 10 स्टूडेंट्स को एक कॉन्टेस्ट में रैंकिंग दी। तो हमने सबसे, और स्टूडेंट्स के नाम हमने आर्बिट्रेरली ABCD से डिनोट किए हैं। तो ये 10 बच्चे हैं, ABCDEFGHIJ। और ये सबसे पहले जो रैंक्स जो हमें दिख रही हैं, ये जॉन की दी हुई हैं। इन्होंने एग्जाम्पल से ले लेते हैं, इन्होंने ए जो स्टूडेंट था उसको जॉन ने रैंक दी 1 और पॉल ने रैंक दी 2। इसी तरीके से ये y जो है हमारा, पॉल ने जो रैंक्स दी उनको हमने y से डिनोट किया। अब ये पेयर बन गए, देखो ये 1 और ये 2 एक पेयर है, 3 और 5 ये अगला, और ये 3 एक पेयर है। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो पहले हम 1 माइनस 2 करेंगे, तो आंसर हमारे पास आता है -1। 5 माइनस 3 करेंगे 2, 4 माइनस 5 करेंगे -1, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 6 -3। इस तरीके से हम सारे डी निकाल लेंगे, यानी x माइनस वाई, यानी एक रैंक से दूसरी रैंक को हमने माइनस कर दिया। इसके बाद हम डी स्क्वायर निकालेंगे। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1। इस तरीके से हमने सारी ये स्क्वायर्ड वैल्यू निकाली, तो हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 26, एन हमारा है 10, और हमने इसको वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद में रो निकल के आता है 0.84। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इस थ्रू स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ डेटा दिया हो और रैंक नहीं दी हो, जैसा कि इस केस में मैंने एग्जांपल से लिया है। लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ABCDEFGHIJ, यानी 10 बच्चे हैं हमारे पास। उनका हमने हाइट जो है वो नाप ली, और वेट हमने उनका ले लिया, और हर किसी की हाइट और वेट को हमने एज इट इज लिख दिया, हर बच्चे की हाइट और वेट को। अब ये हमारा जो डेटा है ये एग्जैक्टली रॉ फॉर्म में है, हमें इनकी पहले रैंक निकालनी पड़ेगी। तो राइट हैंड साइड पे मैंने हाइट की रैंक या वेट की रैंक निकाल ली। रैंक से मतलब ये है कि पहले मैंने बच्चों को देख लिया कि किस बच्चे की सबसे ज्यादा हाइट है, तो उसको हमने 1 दे दिया। तो अगर हम इस हाइट का जो ये आंकड़े हैं हमारे पास, इसमें देखेंगे तो 78
इंच में सबसे बड़ी हाइट है तो उसको मैंने 1 रैंक दे दी। इसके बाद मैं जब इन्हीं आंकड़ों को दोबारा देखता हूँ तो 78 के बाद में 75 है तो उसको मैंने 2 रैंक दे दी। फिर इसी के बाद 75 के बाद 73 है तो मैंने 3 रैंक दे दी, और उसके बाद 72 नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है तो मैंने 4 दे दी, और ये अभी मैंने खाली छोड़ा है इस वजह से कि इसके आगे भी हम सारी रैंक दे सकते हैं। सिमिलरली मैंने वेट के केस में रैंक निकाल ली, तो एक एच बच्चा है, इसकी जो वेट है वो सबसे ज्यादा है 100, तो इसको रैंक 1 दे दी। 2 99 है उसके बाद तो 2, फिर 98 है तो 3, एंड उसके बाद 96 है तो 4, और इसी तरीके से बाकी बच्चों की भी रैंक दे दी जाएगी। तो ये 1 से 10 तक रैंक एक्स की हमने हाइट की आ जाएगी, और 1 से 10 तक रैंक हमारी वेट की आ जाएगी, जिनको हमने एक्स और वाई से डिनोट किया है। इसके बाद हम बिल्कुल पिछले वाले एग्जाम्पल की तरीके से एक्स में से हर पेयर में एक्स में से वाई माइनस कर देंगे, वो हमें डी मिल जाएगा। डी का फिर हम स्क्वायर कर देंगे तो डी स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर उन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर, और सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू को और एन की वैल्यू को हम डाल देंगे, तो हमारे पास स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू।